बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, और यू ऑल, आई होप you'll be fine। फ्रेंड्स, मैं पढ़ा रही थी क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने पढ़ाया था, और मुझे मेरे अबूजान ने बुला लिया, थोड़ा सा काम था, इसलिए मैंने उससे तो यूट्यूब पे शेयर कर दिया। अब मज़ीद क्वेश्चंस मैं नंबर 5 से आगे कंटिन्यू करती हूँ। एवोल्यूशन दैट मॉनिटर्स, जो मॉनिटर करता है लर्निंग प्रोग्रेस इज़, वो एवोल्यूशन, वो जायज़ा जो लर्निंग प्रोग्रेस को कि कितना % लर्न कर रहा है कोई भी कैंडिडेट, कोई भी स्टूडेंट, कोई भी ट्रेनी किस हद तक लर्न कर रहा है ड्यूरिंग सेशन। बच्चों को ऑब्ज़र्व करना क्या कहलाता है? फॉर्मेटिव असेसमेंट। एक होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, दूसरा होता है सम्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट कलील मुद्दत के लिए होता है, जैसे फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम्स को ऑब्ज़र्व करना, या वीकली टेस्ट लेना, या मंथली टेस्ट लेना। मंथली सिलेबस जैसे टीचर्स को प्रोवाइड कर दिया जाता है और उसी में से सिलेबस लिया जाता है, लर्निंग प्रोग्रेस के इम्प्रूवमेंट आ रही है या नहीं आ रही, इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करने के लिए होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। लास्ट लेक्चर में डिटेल से बताया भी था। और सम्मेटिव असेसमेंट होता है जो आखिरी जायज़ा होता है, एट द एंड, सेशन के एंड में, किसी भी क्लास के एंड में, किसी भी ट्रेनिंग के एंड में, जो मुकम्मल तौर पे कोई भी जायज़ा लिया जाता है पेपर वगैरह लेके, उसे क्या कहते हैं? सम्मेटिव असेसमेंट। और ये तवील मुद्दत के लिए होता है, यानी कि एट द एंड, किसी भी ड्यूरेशन के मुकम्मल तौर पर, किसी भी ड्यूरेशन को, किसी भी क्लास को मुकम्मल करने के बाद एंड में एक ही जो जायज़ा लिया जाता है, फाइनल एग्ज़ाम्स जैसे होते हैं, उसे कहते हैं फॉर्मेटिव सम्मेटिव असेसमेंट। ये देखें आगे लिखा हुआ है जी, एवोल्यूशन बड़ा प्रोसेस है और असेसमेंट छोटा प्रोसेस है। ग्रुप की गर्ल्स मुझसे कह रही थी कि आपके पास इतना नॉलेज कहाँ से आता है? अब देखो, इस तरह से आया था मेरे पास नॉलेज, बारीकी से एक एक चीज़ को। ये पास्ट पेपर्स के नोट्स मैंने बनाए हुए हैं, लेकिन पास्ट पेपर्स को जब मैंने पढ़ा था देन मैंने एक एक चीज़ को डिटेल से पढ़ा था, सिर्फ पास्ट पेपर के MCQs को नहीं पढ़ा था। हर MCQs को सर्च करके एवोल्यूशन क्या होता है, असेसमेंट क्या होता है, टेस्ट और एवोल्यूशन और असेसमेंट में क्या डिफरेंस है, ये सब कुछ डिटेल से एक एक MCQs पे एक एक लेक्चर मैं समझ के पढ़ती थी, एवरीथिंग डिटेल से, देन जाके नॉलेज आता है। और अगर देखा जाए तो ये नोट्स बनाने में मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, जो आप लोगों को बने बनाए प्रोवाइड कर रही हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास एक चीज़ होती है असेसमेंट। पहले भी मैंने बताया लास्ट लेक्चर में, टेस्ट सबसे छोटा जायज़ा होता है, उसके बाद होता है दरमियाने दर्जे का असेसमेंट, और एवोल्यूशन जो होता है वो सबसे बड़ा प्रोसेस होता है किसी भी कैंडिडेट को, किसी भी स्टूडेंट को ऑब्ज़र्व करने का। अच्छा जी, फिर असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट और सम्मेटिव असेसमेंट तो मैंने बता दिया। फॉर्मेटिव असेसमेंट और फॉर्मेटिव एवोल्यूशन में मज़ीद डिफरेंस है। जब किसी एक या चंद बच्चों को ड्यूरिंग क्लास ऑब्ज़र्व किया जा रहा हो, यानी कि लेक्चर के दौरान जैसे टीचर बीच बीच में से किसी से सवाल पूछ लेते हैं, देन उसे कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। और जैसे मैंने बताया कि एवोल्यूशन असेसमेंट से ज़्यादा बड़ा जायज़ा होता है, तो ये कैसा होता है? पूरे टीचिंग प्रोसेस के बाद, या ऑब्जेक्ट्स यानी तालीमी मकासद को मद्देनज़र रख कर कोई लंबा जायज़ा आखिरी नताइज के लिए, जैसे क्लास के अंदर पूरी क्लास पढ़ाने के बाद छुट्टी से पहले क्वेश्चंस होते हैं, डेली क्विज़ वगैरह, डेली असेसमेंट्स वगैरह। ड्यूरिंग लेक्चर जो असेस किया जा रहा है वो है फॉर्मेटिव असेसमेंट। पूरा लेक्चर, पूरी क्लास हो जाने के बाद छुट्टी के टाइम अगर जो ऑब्ज़र्व किया जा रहा है वो है फॉर्मेटिव एवोल्यूशन। आई होप अच्छे से समझ आ गया होगा। सम्मेटिव असेसमेंट भी मैंने बता दिया। नेक्स्ट है हमारे पास अ फॉर्मल एंड सिस्टमैटिक प्रोसीजर ऑफ गेटिंग इंफॉर्मेशन इज़। फॉर्मल, रस्मी, एंड सिस्टमैटिक और मुनज़्ज़म जो प्रोसेस होता है इंफॉर्मेशन को हासिल करने का, मालूमात हासिल करने का, उसे क्या कहते हैं? टेस्ट कहते हैं। रस्मी तरीक़ाकार कोई भी, और रस्मी और मुनज़्ज़म एक ख़ास अंदाज से तरतीब देकर जो मालूमात कलेक्ट करने के लिए कोई भी जायज़ा लिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? टेस्ट कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास
द फर्स्ट स्टेप इन मेजरमेंट, स्टूडेंट्स को मैयर करने के लिए, उनका जायज़ा लेने के लिए, उनकी तालीमी कारकर्दगी को जांचने के लिए पहला स्टेप क्या होता है? वो होता है डिसीजन ऑफ व्हाट टू मैयर। पहले डिसाइड किया जाता है कि हमने मैयर क्या करना है, हमने जज किस चीज़ को करना है, हमने चेक क्या करना है, उसी के हिसाब से फिर टेस्ट बनाया जाता है। नेक्स्ट है, जैसे जॉब लेवल के टेस्ट MCQs टाइप होते हैं, उसके बाद इंटरव्यू होता है। इसी तरह छोटी क्लासेस में मारूजी ज़्यादा होती है, 40% होती है, तो 60% सब्जेक्टिव होता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता 20% मारूजी, फिर 80% सब्जेक्टिव, और मास्टर लेवल पे जाके फिर टोटली सब्जेक्टिव आ जाता है। इसी तरह हमने मैयर क्या करना है ये डिसाइड करने के बाद उसी के अंदाज से पेपर तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास द पर्पज़ ऑफ फॉर्मेटिव एवोल्यूशन इज़। फॉर्मेटिव एवोल्यूशन का पर्पज़ क्या है? मॉनिटरिंग प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस को मॉनिटर करना। नेक्स्ट है टू असेस अचीवमेंट, जायज़ा लेना कामयाबी का एट द एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शंस, हिदायत के एंड में या एट द एंड ऑफ क्लास, एट द एंड ऑफ सेशन, वो क्या होता है? सम्मेटिव असेसमेंट, ऑलरेडी बता चुकी हूँ। बेस्ट ऑफ ऑल इन स्कोप, ऑल इन स्कोप, सबसे ज़्यादा जो एक दायरा होता है, सबसे वसी कौन सा होता है? एक होता है टेस्ट, सबसे छोटा दरमियाना होता है असेसमेंट, और सबसे वसी क्या होता है? एवोल्यूशन। नेक्स्ट है हमारे पास द लीस्ट इन स्कोप इज़ टेस्ट, वही चीज़ जो बता चुकी हूँ, यानी सबसे छोटा ऑब्ज़र्व करने का अंदाज टेस्ट, सबसे बड़ा वेस्ट इन स्कोप, वसी एवोल्यूशन। नेक्स्ट है परमानेंट डिफ़िकल्टीज़, वो दुश्वारियाँ जो हमेशा पेश आती हैं इन लर्निंग, बच्चों के सीखने के अमल में, आर इन्वेस्टिगेटेड इन डायग्नोस्टिक असेसमेंट। कोई बच्चा मुसलसल नहीं पढ़ रहा, मुसलसल उसे कोई ना कोई मसला है, नफसियाती मरीज़ है, घर में झगड़े हो रहे हैं, कुछ भी इशू है, तो उसकी उन इश्यूज़ को ऑब्ज़र्व करना, इन्वेस्टिगेट करना कि ये बच्चा ऐसा क्यों है, ये मुसलसल क्यों नहीं पढ़ रहा, इसे क्या दुश्वारियाँ आ रही हैं, किस तरीके से किया जाता है डायग्नोस्टिक असेसमेंट, यानी कि तशख़ीसी जायज़े में। टाइप्स ऑफ असेसमेंट, फोर टाइप्स होती हैं असेसमेंट की। नंबर 1 है प्लेसमेंट टेस्ट, नंबर 1 है फॉर्मेटिव असेसमेंट, नंबर 2, और नंबर 3 है डायग्नोस्टिक असेसमेंट, नंबर 4 है सम्मेटिव असेसमेंट। इनको मैं डिटेल से मज़ीद एक लेक्चर में शेयर कर दूँगी। अभी ये जो हमारे पास नोट्स की PDF है, आज इसे मुकम्मल कर लेते हैं। कल के लेक्चर में इंशाअल्लाह ये टाइप्स ऑफ असेसमेंट डिटेल से कवर करूँगी। वैसे लास्ट लेक्चर्स में मैंने ये बताई हुई हैं आप लोगों को। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास ब्रॉडर इन मीनिंग इज़, वसीतर मीनिंग वाला क्या होता है? एम्स। अच्छा जी, हमारे पास तालीमी मकासद 3 होते हैं, एक होता है एम्स, दूसरा होता है गोल्स, और तीसरा होता है ऑब्जेक्टिव्स। इनमें डिफरेंस क्या है? वसी एम्स को कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल को मद्देनज़र रखते हुए मकासद का तयन किया जाए तो उन्हें कहते हैं एम्स, यानी इंटरनेशनल सतह पे स्टूडेंट कामयाब हो, उसे ऐसे मकासद एम्स कहलाते हैं। और जो गोल्स होते हैं वो होते हैं किसी भी सिलेबस को मद्देनज़र, इस तरह सिलेबस को तैयार किया जाता है कि वो किसी भी सेशन, किसी भी क्लास के लिए हो। मिसाल के तौर पे अगर मेडिकल फील्ड में जाना है तो बस उसी एरियाज़ को कवर करे, अगर मैट्रिक लेवल का सिलेबस है तो बस मैट्रिक की बेसिक चीज़ें पढ़ाए। मतलब इंस्टीट्यूशनल लेवल के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, मकासद होते हैं, उन्हें कहा जाता है गोल्स। थर्ड होता है ऑब्जेक्टिव्स, ये सबसे छोटा दर्जा होता है, इसमें सिर्फ क्लास के होते हैं मकासद के, ड्यूरिंग क्लास आज हमने बच्चे को क्या सिखाना है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, कहाँ पे है, प्रोसीजर, क्वेश्चन नंबर 16। प्रोसीजर्स यूज टू डिटरमाइन पर्सन्स एबिलिटीज इज,
वो प्रोसीजर, वो तरीक़ाकार जो इस्तेमाल होता है टू डिटरमाइन, वजाहत करने के लिए पर्सन्स, किसी भी पर्सन की, किसी भी स्टूडेंट की एबिलिटीज़, उसकी सलाहियतों को, उसे क्या कहा जाता है? मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट। मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट, जिसमें किसी भी कैंडिडेट की सलाहियतों का जायज़ा लेके उसे जॉब दी जाती है, इस तरह का टेस्ट मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट, कि बंदा किस काबिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। ये मैंने लास्ट लेक्चर्स में ये इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस शेयर की हुई हैं 2 लेक्चर्स में। अगर यहाँ थोड़ी दुश्वारी हो क्योंकि यहाँ शार्ट बता रही हूँ तो उनको देख लीजिएगा। इन नॉर्म रेफरेंस टेस्ट द कंपैरिजन इज़ बिटवीन इंडिविजुअल्स। नॉर्म NRT टेस्ट की एक टाइप है। NRT स्टैंड्स फॉर, लास्ट टाइम मैंने एक पेपर मेरी नज़र से गुजरा था उसमें आया हुआ था NRT स्टैंड्स फॉर, और दूसरे सवाल में था CRT स्टैंड्स फॉर। NRT और CRT टेस्ट की 2 अक़साम हैं, जिसे अमेरिका के एक साइकोलॉजिस्ट थे रॉबर्ट ग्लेसर, उसने ये इंट्रोड्यूस करवाई थी टेस्ट की 2 अक़साम, CRT और NRT। CRT stands for Criterion Reference Test and NRT stands for Norm Reference Test। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में 2 कैंडिडेट्स के दरमियान कंपटीशन होता है कि इन दोनों में बेस्ट परफॉर्मेंस किसकी है। इन नॉर्म रेफरेंस टेस्ट द कंपैरिजन इज़ बिटवीन इंडिविजुअल्स, 2 कैंडिडेट्स के दरमियान। वही चीज़ आगे आ रही है। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट किसने नॉर्म रेफरेंस टेस्ट और CRT को इंट्रोड्यूस करवाया? अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे रॉबर्ट ग्लेसर ने। नेक्स्ट है हमारे पास इन विच क्वेश्चंस मेकिंग। अच्छा, जो CRT होता है इसमें एक क्राइटेरिया होता है, जो इस क्राइटेरिया को पास कर गया वो कामयाब, जो इससे नीचे रह गया वो फेल। जैसे CSS में होता है कि 40% मार्क्स टेस्ट में लेने लाजमी होते हैं और 50% इंटरव्यू में। इन दोनों को जो क्रॉस कर गया, जो तमाम पेपर्स जो भी होते हैं उर्दू ऑल सब्जेक्ट्स के, उनमें जो भी CSS में 40% मार्क्स ले गया वो पास हो जाता है, और जो 50% इंटरव्यू में ले जाता है वो भी पास हो जाता है। जबकि बाकी सीट्स में ऐसा नहीं होता। बाकी PPSC FPSC वगैरह में होता है कि 4 सीट्स हैं तो 400 में से 4 टॉपर कौन से हैं, बस मेरिट पे उन्हें उठा लिया जाता है। जबकि CRT क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट में एक क्राइटेरिया होता है कि जो 50% ले गया वो पास, जो नीचे रह गया वो फेल। नेक्स्ट है इन विच क्वेश्चंस, कौन से क्वेश्चंस में, क्वेश्चन मेकिंग, कौन से सवालात बनाने में विल बी मोर रिलायबल, कौन से मोर रिलायबल हैं, रिलायबिलिटी और एक और होता है वैलिडिटी। इनको नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से समझाती हूँ आप लोगों को इंशाल्लाह। कौन से मोर रिलायबल होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा इजी और इफ़ेक्टिव होते हैं, चेक करने में भी आसान होते हैं, MCQs टाइप क्वेश्चंस। नेक्स्ट है फैसिलिटी वैल्यू। फैसिलिटी वैल्यू ऑफ लेस देन 0.20 मीन्स आइटम इज़ डिफ़िकल्ट। अब आपको समझ नहीं आएगी कि ये क्या है, इसको लास्ट पेज में मैं डिटेल से समझाती हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आर इजी टू मार्क। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस यानी मारूजी सवालात क्या होते हैं, इजी टू मार्क, आसानी से चेक हो सकते हैं। ये जो भी सवालात आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये पास्ट पेपर्स, डिफरेंट पास्ट पेपर्स से, FPSC लेक्चरर के 30% का जो सिलेबस होता है एजुकेशन का, वहाँ से कुछ कलेक्ट किए थे मैंने। मेरे पास बहुत सारे नोट्स हैं इनके, और कुछ मैंने एजुकेशन लेक्चरर, एजुकेशन वालों के पेपर्स पास्ट पेपर से कलेक्ट किए थे, कुछ मैंने स्कूल प्रिंसिपल्स के पास्ट पेपर से कलेक्ट किए थे, कुछ मैंने मॉनिटर्स के पास्ट पेपर से कलेक्ट किए थे। इसी तरह ये जो मेरे पास हैं सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस हैं, और इन्हें मैं डिटेल से पढ़ती थी, एक एक MCQs को डिटेल से समझ के पढ़ती थी, और उसी तरह आप लोगों को समझा के बता रही हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 20 को अब हम समझने के लिए ये पेज पढ़ेंगे। एटम एनालिसिस
एटम क्या होता है? कोई भी आइटम यानी टेस्ट के सवालात। एनालिसिस उनको परखना, डिस्क्रिमिनेशन पावर या उनमें फ़र्क को परखना। कोई भी पेपर जब बनाया जाता है तो उसकी एक शर्त लाज़मन होती है कि पेपर इतना आसान भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं होना चाहिए, दरमियाने दर्जे का होना चाहिए टेस्ट। और अगर वही पेपर दरमियाने दर्जे का ना हो तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाए, ये शर्त होती है। अब देखें, आइटम एनालिसिस में टेस्ट के जो सवालात होते हैं, जो आइटम्स होते हैं, उनका जायज़ा लिया जाता है कि क्या ये पेपर की शराइत पे पूरा उतरते हैं। इसमें 3 चीज़ों को देखा जाता है। आइटम डिफ़िकल्टी, कि पेपर किस कदर मुश्किल है। नेक्स्ट है डिस्क्रिमिनेशन पावर, कि पेपर में जो MCQs टाइप पेपर के सवाल हैं उसमें फ़र्क कितना है। यानी MCQs के जो ऑप्शन हैं, एक होता है करेक्ट आंसर, जो बाकी होते हैं उन्हें कहते हैं डिस्ट्रैक्टर्स। ये पास्ट पेपर में एक सवाल था कि करेक्ट आंसर के अलावा बाकी ऑप्शंस को क्या कहा जाता है? डिस्ट्रैक्टर्स। वो जो डिस्ट्रैक्टर्स होते हैं, वो जो बाकी ऑप्शंस होते हैं, उनमें फ़र्क क्या है। PPSC का जैसे पेपर बना हुआ होता है, ऐसे लगता है सारे ही ऑप्शन ठीक हैं, ये भी ठीक हो सकता है, ये भी। इस तरह का पेपर बनाना रूल्स के ख़िलाफ़ है। थोड़ा फ़र्क हो, कैंडिडेट को सही और गलत में पहचान हो कि ये जवाब सही है, बाकी गलत है। इतना आसान भी नहीं होना चाहिए कि वाज़ेही जवाब सही हो, थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला होना चाहिए, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं होना चाहिए कि सारे ही जवाब कैंडिडेट को समझ में ही ना आए। ये है डिस्क्रिमिनेशन पावर, यानी कि सही और गलत में फ़र्क। नेक्स्ट है थर्ड पे इफ़ेक्टिवनेस ऑफ डिस्ट्रैक्टर्स। वो जो ऑप्शंस होते हैं, डिस्ट्रैक्टर्स होते हैं, करेक्ट आंसर के अलावा जो ऑप्शंस होते हैं वो कितना इफ़ेक्टिव हैं, वो कितना असर रखते हैं कि ये दुरुस्त नहीं हैं, गलत हैं या रिलेटेड हैं। मिसाल के तौर पे अगर पूछा गया है कि पाकिस्तान का दारुल हुकूमत क्या है, तो सवाल होने चाहिए कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा वगैरह इस तरह के। ऐसा भी पेपर नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान का दारुल हुकूमत क्या है, कराची, मोहम्मदपुर, छोटे छोटे कस्बों के नाम लिख दें, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। यानी कि एक वो भी इफ़ेक्टिव होने चाहिए बाकी जो ऑप्शंस होते हैं करेक्ट आंसर के अलावा। अच्छा, आइटम डिफ़िकल्टी क्या होता है? इसमें ये देखा जाता है कि पेपर में सवाल किस कदर मुश्किल है। इसका एक फार्मूला होता है, F = NR ओवर यानी बट्टा NT मल्टीप्लाई बाय 100, सॉरी यहाँ बाय मिस्टेक मैंने 1000 लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय 100। NR stands for number of right questions attempted by students। यानी कि मिसाल के तौर पे अगर पेपर में 10 MCQs हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो इसमें से हमारे पास 100 बच्चे हैं वही पेपर करने वाले, उसमें से नंबर ऑफ राइट क्वेश्चंस अटेम्प्ट बाय स्टूडेंट्स, 10 में से बच्चों ने कितने % सही किए हैं? 5 क्वेश्चंस, 8, 7 मोस्टली स्टूडेंट्स ने। नेक्स्ट है NT स्टैंड्स फॉर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि टोटल नंबर कितने हैं स्टूडेंट्स के और कितने बच्चों ने कितने सवाल सही किए हैं। फिर उसे करें मल्टीप्लाई बाय 100, जो आंसर आता है वो होगा हमारा आइटम डिफ़िकल्टी। हमारे पास सवाल क्या था जिसको डिस्कस करना था हमने? फैसिलिटी वैल्यू ऑफ लेस दैन 0.20 मीन्स आइटम इज़ डिफ़िकल्ट। अगर 0.20 हमारा आंसर आता है, इससे नीचे आता है 0.20 से, देन ये समझा जाएगा कि हमारा जो पेपर है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल बना हुआ है। ठीक है, आइटम डिफ़िकल्टी का फार्मूला पास्ट पेपर में मैंने देखा था, FNR/NT मल्टीप्लाई बाय 100। ये याद रखिएगा, NR स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ राइट क्वेश्चंस अटेम्प्ट बाय स्टूडेंट्स एंड NT नंबर ऑफ
स्टूडेंट्स या नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट ये देखें मैंने 5/10 मल्टीप्लाई बाय 100 भी नीचे लिख दिया है। एफ स्टैंड्स, एफ क्या है? एफ है वैल्यू। टेस्ट अगर वैल्यू अगर है 30, मिसाल के तौर पे मोस्टली स्टूडेंट्स ने एवरेज जो औसत है, जो मोस्टली स्टूडेंट्स ने 30% पेपर हल किया है, देन इट मीन्स के टेस्ट बहुत मुश्किल था, क्योंकि ज़हीन भी बच्चे थे और फ़तीन भी थे, नालायक भी थे। फ़तीन होते हैं दरमियाने दर्जे के। सारों ने ही 30% पेपर किया है, देन पेपर बहुत मुश्किल था, ये समझा जाएगा। और अगर मोस्टली कैंडिडेट्स ज़हीन फ़तीन सभी 70% पे चले जाते हैं, इसका मतलब है टेस्ट बहुत आसान था। बहुत आसान भी नहीं होना चाहिए कि ऑब्ज़र्व करने में दुश्वारी हो कि लायक कौन है और निकम्मे कौन है, मेरिट ही ना बने। और बहुत ही आसान भी नहीं होना चाहिए कि निकम्मे बच्चे भी आगे आ जाएं और लायक बच्चों की हक तलफी हो जाए। नेक्स्ट है थर्ड ऑप्शन। आइटम एनालिसिस में कितने ऑप्शंस होते हैं? 3। आइटम डिफ़िकल्टी, डिस्क्रिमिनेशन, पावर सेकंड है। इसका फार्मूला है D = NH नंबर ऑफ हाई अचीवर्स, यानी कि अच्छे मार्क्स लेने वाले बच्चे, NL नंबर ऑफ लो अचीवर्स। हाई अचीवर्स में से अगर 10 बच्चे हैं टोटल और उसमें से 7 हैं हाई अचीवर्स और 3 हैं लो अचीवर्स, तो 7 में से 3 को क्या किया जाएगा? सब्ट्रैक्ट यानी नफ़ी किया जाएगा। NH नफ़ी NL। ठीक है, तो नफ़ी करने के बाद इसकी जो एवरेज औसत निकलती है, एवरेज औसत कहते हैं उर्दू में, वो निकलती है, वो अगर है 0.3 यानी 3 तक जा रही है, मिसाल के तौर पे 7 में से 4 माइनस कर दिया, बाकी 3 बचते हैं, तो वो क्या है? एक्सेप्टेबल है कि टेस्ट ठीक बना हुआ है। 7 ज़हीन थे, 70% ज़हीन थे, 30% निकम्मे बच्चे थे, तो टेस्ट ठीक बना हुआ है, ना ज़्यादा मुश्किल है ना ज़्यादा आसान है। नेक्स्ट है इफ़ेक्टिवनेस ऑफ डिस्ट्रैक्टर्स। डिस्ट्रैक्टर्स यानी करेक्ट आंसर के अलावा जो जवाब होते हैं वो कितने इफ़ेक्टिव हैं, यानी कि वो सवाल के हिसाब से ही हों, बेतुके से ना थोप दिए जाएं। जैसे मैंने कहा है कि पाकिस्तान का दारुल हुकूमत इस्लामाबाद है, तो ऑप्शंस होने चाहिए इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, कोयटा, मशहूर जो भी हैं सूबों के दारुल हुकूमत। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कस्बों के एक कराची दे दो, एक इस्लामाबाद दे दो, एक मोहम्मदपुर कस्बे का नाम दे दो, या एक किसी चौक का नाम दे दो। इस तरह के बेतुके आंसर्स नहीं होने चाहिए। आई होप अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ शेयर करूँगी। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।